नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे इस कार्य को करने में प्रेरणा मिलेगी और मैं पूरे जोश के साथ आपको आपके अध्ययन के लिए, आपके एग्जाम के दृष्टि के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो लाऊंगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। कहने से तात्पर्य यह है कि भारत के जितने भी भौगोलिक प्रदेश हैं उनको किन भागों में बांटा गया है वो आज हम जानेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। भारत के विशालता के कारण ही, भारत की भौगोलिक विशालता के कारण ही यहाँ भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है। उन्हीं विविधताओं के आधार पे आज हम लोग भारत के भूगोल को या भारत के प्राकृतिक प्रदेश को 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हम लोग जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय है और हिमालय कई राज्यों में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इन राज्यों को हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं, क्योंकि ये राज्य अधिकांशतः पर्वतों पे ही हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे है दक्षिण का पठारी प्रदेश। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैपिंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं, दक्षिण भारत का जो भाग है वो दक्षिण का पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, जो कि विश्व के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। यह भाग अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है और आज भी उत्तर पूर्व दिशा में अग्रसर गतिशील है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, इसकी हाइट बढ़ रही है। हम लोग ये भी जानते हैं कि एवरेस्ट सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है और इसकी हाइट निरंतर बढ़ रही है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आज भी उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है और इसके प्रेशर के कारण टेथिस सागर के मलबे से जो हिमालय बना है उसमें और पुश हो रहा है और दबाव पड़ रहा है और यह और अधिक ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। तीसरे नंबर पर दोस्तों, मध्यवर्ती मैदान। हिमालय पर्वत की जब उत्पत्ति हुई तो कुछ नदियां हिमालय के उत्पत्ति से पहले से बह रही थी, कुछ नदियां हिमालय के ग्लेशियरों से भी बही और ये नदियां जब हिमालय से बढ़ते हुए मध्यवर्ती भाग में आए तो अपने साथ मट्टी के कटाव को, मलबे के कटाव को लेकर आए और इस भाग में जमा कर दिए। और जमा करने के बाद क्या हुआ कि यह भाग पूरी तरह से पट गया और इस पे मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ। विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान, गंगा का मैदान, आज मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत ही है। दोस्तों, आपका चौथा टॉपिक है समुद्र तटीय मैदान। हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूरब में और पश्चिम में 2 कगार हैं, जिन्हें पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत से अनेक नदियां निकलती हैं। कुछ नदियां तो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा में ही बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं, लेकिन कुछ नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर प्रायद्वीपीय पठार को चीरते हुए पूर्वी घाट तक जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो कुछ नदियां हिमालय से निकलकर भी पूर्वी घाट की तरफ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन नदियों के कटाव के कारण पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर एक समुद्र तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। दोस्तों, अगला है द्वीप समूह। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश द्वीपों पे हैं। उसके अलावा भी भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कई छोटे छोटे महत्वपूर्ण द्वीप हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में, गंगा नदी के मुहाने पे गंगा सागर है और न्यू मुरे द्वीप है। यहाँ खंभात की खाड़ी में 2 प्रमुख द्वीप है, अलिया बेट और खटिया बेट। यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु के भौगोलिक सीमा में नहीं कहेंगे, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही अरब सागर में एक द्वीप है जिसे पंबन द्वीप कहते हैं। दोस्तों,
इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा दक्षिण का पठारी प्रदेश, तीसरा मध्यवर्ती मैदान जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र, सतलज इत्यादि के मैदान आते हैं, चौथा समुद्र तटीय मैदान और पांचवा द्वीप समूह। दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। चलिए बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसका विस्तार जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत या सिंधु गौर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ या दिहंग गौर तक है। हम लोग जैसा कि जानते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अगला पॉइंट है इसके अंतर्गत 4 समानांतर श्रेणियां आती हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत 4 समानांतर श्रेणियां आती हैं। सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और सबसे अंत में शिवालिक हिमालय। ये उत्तर से दक्षिण क्रमशः है। हमने बात की सबसे पहले ट्रांस हिमालय की। देखिए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 क्रमागत श्रेणियां हैं जो उत्तर से दक्षिण है। देखिएगा सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी। तो सबसे पहले कौन सा आया? काराकोरम श्रेणी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी कौन है तो इसका आंसर क्या होगा? काराकोरम श्रेणी। अगले पॉइंट में देखते हैं ट्रांस हिमालय का खोज 1906 ईस्वी में स्वेन हेडेन ने किया था। ट्रांस हिमालय जिसे एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। जो बात मैं बोलूं वो तो लिखे ही लिखे, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो अवश्य लिखे। यहाँ पे बात हो रही है ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की खोज 1906 ईस्वी में स्वीडिश भूगोलवेत्ता स्वेन हेडेन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है यह बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन से अलग होता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में कौन सा जोन है? आंसर होगा इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिमालय तथा ट्रांस श्रेणी में के बीच में कौन सा जोन है? तो क्या होगा? इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची श्रेणी काराकोरम है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने बात की ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी भी काराकोरम है और सबसे ऊंची श्रेणी भी काराकोरम ही है। और इसकी चोटी है एक, देखिए यहाँ पे इसकी चोटी है केटू। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू होगा। केटू हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, केटू ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत 4 समानांतर श्रेणियां आती हैं जिसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है। लेकिन ट्रांस हिमालय और बृहद, मध्य और शिवालिक में बेसिक अंतर यही है कि ट्रांस हिमालय टेथी सागर में पड़े मलबे के निक्षेप से नहीं बने हैं, जबकि बृहद, मध्य और शिवालिक जो कि मुख्य हिमालय है इनका निर्माण टेथी सागर में पड़े मलबे के जमाव से हुआ है। अगला पॉइंट है अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो केटू नहीं होगा, क्योंकि केटू हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय कहने में तो हिमालय है लेकिन एक्चुअल में वो हिमालय नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा तो कंचनजंगा। केटू का हाइट है 8611 मीटर, जबकि कंचनजंगा का हाइट है 8597 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है जबकि केटू वर्तमान समय में लद्दाख में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है काराकोरम पर 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। दोस्तों ग्लेशियर इसे हिंदी में हिमनद बोलते हैं। हिमनद बर्फ का एक ढेर होता है जहां से बर्फ से पानी पिघल कर नदी या सोत के रूप में बाहर निकलती है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काराकोरम पे 4 प्रमुख ग्लेशियर है। सबसे पहला सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद हिस्पर, फिर बियाफो और बाल्टोरो। सियाचिन को याद रखेंगे, सियाचिन भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है।
दोस्तों अगला पॉइंट है, काराकोरम को कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस देश में? तिब्बत में। वर्तमान में तिब्बत पे चाइना का आधिपत्य है। ठीक है, आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी, विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोसी है। दोस्तों अभी हमने बात की कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 क्रमागत पर्वत श्रेणियां आती हैं। सबसे पहले देखिए, फिगर के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जोस्कर। तो काराकोरम के नीचे लद्दाख है और लद्दाख पर ही एक चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। ये राकापोसी जो है, इसकी खासियत यही है कि यह विश्व का सबसे तीव्रतम ढलान, खड़ी ढाल वाली चोटी है। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए, लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के बीच बसी है। लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के बीच है। देखिए ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के उत्तर से श्योक नदी बहती है और दक्षिण से सिंधु नदी बहती है। क्लियर है? आपसे अगर पूछेगा कि सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच ट्रांस श्रेणी का कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो आपका आंसर क्या होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। KLJ याद रखिएगा, KLJ क्रम के रूप में याद रखिएगा। और लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में सिंधु नदी। क्लियर है? ठीक है, आपको मैं बता दूं कि सिंधु नदी की सहायक है श्योक नदी, जो उसके दाएं तट की सहायक है। ये सिंधु नदी यहां से निकलती है और श्योक नदी फिर जाके इसमें वापस सिंधु नदी में मिल जाती है। प्रश्न यह भी बनता है कि सिंधु नदी, श्योक नदी किस नदी की सहायक है, तो आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। अगला पॉइंट लिखिए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर है। देखिए यहां पे एक प्रश्न यह भी बनता है, सबसे पहले हम बताएं सबसे उत्तरतम काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जोस्कर। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है? आपका आंसर क्या होगा? लद्दाख और जोस्कर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्योक नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है, तो काराकोरम और लद्दाख। क्लियर है? अब आगे हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में बात करेंगे। हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों में विभक्त है। देखिए ये जो है, देख रहे हैं आप, यहां से यहां तक यही हिमालय पर्वत है। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन अध्ययन के लिए, बोलने की सुविधा के लिए हम इसमें भी हिमालय जोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो हिमालय के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियां आती है। सबसे पहले बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। हम लोग अब हिमालय पर्वत के बारे में बात करेंगे। अब हेडिंग दे दे हिमालय पर्वत।